स्टार्ट। सो बेसिकली कल हम लोगों ने दो चीज़ों के ऊपर डिस्कशन किया था, राइट। सो हम लोगों ने बेसिकली मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ा था और उसके साथ साथ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में भी चीज़ें देखी थी, राइट। सो एज फार एज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज कंसर्न, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कौन से सेक्शन के अंदर उसका कंटेंट बताया हुआ है? सेक्शन 4 है। तो सेक्शन 4 के हिसाब से अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर टोटल कितने क्लॉजेस होने चाहिए? 5। कौन से क्लॉजेस है वो? नेम क्लॉज, सेकेंड क्लॉजेस एंड थर्ड इज, फोर्थ इज, फिफ्थ इज। अच्छा, अगर आपकी कंपनी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी तो आपके नाम के पीछे क्या लिखा होना चाहिए? प्राइवेट लिमिटेड होना चाहिए। अगर आपकी कंपनी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो नाम के पीछे लिमिटेड। अगर आपकी कंपनी 1 पर्सन कंपनी है तो नाम के पीछे ओपीसी या तो फिर 1 पर्सन कंपनी। एज फार एज सेकेंड क्लॉज इज कंसर्न, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज के अंदर क्या आप वहाँ पे अपनी पूरी डिटेल्स लिखेंगे क्या? नहीं, हम लोग वहाँ पे सिर्फ स्टेट का नाम लिखते हैं, जबकि जो सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स होते हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं कि हमको सिटी का भी नाम लिख देंगे तो थोड़ा इट इज़ बेटर। तीसरा, हम लोग जब आपके साथ ऑब्जेक्ट क्लॉज की बात करते हैं तो जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बिजनेस कैरी आउट करना है तो क्या हर एक छोटी सी छोटी बिजनेस का रेफरेंस यहाँ पे देना पड़ेगा क्या? यस, क्योंकि जब तक आपके इस ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर उसका रेफरेंस नहीं दिया हुआ है ना, तब तक आप वो बिजनेस कैरी आउट ही नहीं कर सकते। दिस इज व्हाट वी हैव अंडरस्टूड। एज फार एज फोर्थ क्लॉज इज कंसर्न, चौथा अपन ने किसके बारे में पढ़ा था? लायबिलिटी। सो लायबिलिटी कितनी तरीके की होती है एक बार बताओगे क्या? First is limited by shares, second is limited by guarantee, third is unlimited. So as far as schedules is concerned, format is concerned, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का फॉर्मेट कौन से शेड्यूल में बताया हुआ है? शेड्यूल 1, ठीक है। अच्छा, शेड्यूल 1 की अगर मैं आपके साथ यहाँ पे बात करता हूँ तो शेड्यूल 1 के अंदर कितने टेबल्स है जो एमओए से रिलेटेड रखते हैं? टेबल ए, टेबल बी, टेबल सी, टेबल डी एंड टेबल ई। सो एज फार एज टेबल ए इज कंसर्न, ये स्पेसिफिकली किस टाइप ऑफ इसका है, किस टाइप ऑफ कंपनी का है? लिमिटेड बाय शेयर्स। एज फार एज टेबल बी इज कंसर्न, लिमिटेड बाय गारंटी, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। As far as table C is concerned, limited by guarantee, having share capital. As far as table D is concerned, unlimited company, not having share capital. As far as table E is concerned, यहाँ पे अपन ने क्या डिस्कस किया? Unlimited company, having share capital. So ये 5 के 5 टेबल्स अपने शेड्यूल 1 के अंदर बताए हुए हैं एंड शेड्यूल 1 के अंदर पूरा फॉर्मेटिंग दिया हुआ है। आपको सिर्फ उसके हिसाब से क्या करना है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तैयार करके उसको आगे बढ़ाना है, राइट। सो एमओए और एओए को हम लोग कौन से डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं? चार्टर डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं। व्हाट इज चार्टर डॉक्यूमेंट? इट इज अ डॉक्यूमेंट व्हिच इज इन राइटिंग, ठीक है। सो एज फार एज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज कंसर्न, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का यहाँ पे मतलब क्या होता है? इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन। क्या है? इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन, यानी कंपनी के फंक्शनिंग किस तरीके से सारे के सारे गवर्न होंगे वो आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखे हुए रहते हैं, ठीक है। सो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर कितने टेबल्स हैं? 5, ठीक है। कौन सी टेबल एक बार बता दोगे? F, G, H, I, J। सो एज फार एज टेबल F इज कंसर्न, इसके अंदर कौन से किसका अपने को आर्टिकल मिलेगा? कंपनी, लिमिटेड बाय शेयर्स। एज फार एज टेबल नंबर G इज कंसर्न, यहाँ पे अपने को किसका मिलेगा? लिमिटेड बाय गारंटी, हैविंग शेयर कैपिटल। सो जो भी एमओए है उसका ऑपोजिट यहाँ पे अपन ने डिस्कस किया था, ठीक है। एज फार एज टेबल H इज कंसर्न, यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा? कंपनी, लिमिटेड बाय गारंटी, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। एज फार एज टेबल I इज कंसर्न, यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा? अनलिमिटेड कंपनी, हैविंग शेयर कैपिटल। एज फार एज टेबल J इज कंसर्न, यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा? अनलिमिटेड कंपनी, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपके साथ कल एक और चीजें डिस्कस की थी कि जब भी आप अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को ब्रीच करके आगे जा रहे हो तो क्या उसको करेक्ट कर सकते हैं क्या? यस। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन होता है एंड इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन अगर कभी आपसे गलती से वॉयलेट हो जाते हैं तो आपके शेयर होल्डर्स उसको करेक्ट कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के पार जाके कुछ हरकत की है तो क्या उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं क्या? नहीं, इसको फिर आपको कोई नहीं सुधार सकता है, राइट। देयर इज नो अदर ऑप्शन फॉर दिस। आज अपन क्या करते हैं, बेसिकली मैं आपको 2 केस स्टडीज देता हूं जो कि आपके इंस्टीट्यूट ने अभी रिसेंटली पब्लिश किया हुआ है, पॉसिबिलिटी है उसका एग्जाम्स में आने का।
तो वो दोनों के दोनों केस स्टडीज में पहले आपको लिखा के लेता हूँ, इसके बाद फिर अपन थोड़ा सा शेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फटाफट एक बुक ओपन करो और जो केस स्टडी अभी लिखा हुआ उसको थोड़ा सा स्टार मार्क करके रखना। इंस्टीट्यूट ने अभी रिलीज किया है तो पॉसिबिलिटी है कि सितंबर वाले जो देंगे या फिर उसके बाद वाले लोगों को ये काम में आएगी चीज़। चलो करो क्या स्टार्ट। HP Polytech Limited, HP Polytech Limited, HP Polytech, Polytech, HP Polytech Limited has a paid up share capital, has a paid up share capital divided into, has a paid up share capital divided into 6 lakh equity shares, 6 lakh equity shares of rupees 100 each, 6 lakh equity shares of rupees 100 each, ठीक है। उसके बाद उसको फुल स्टॉप दो, नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, नेक्स्ट सेंटेंस में 2 lakh equity shares, 2 lakh equity shares of the company, 2 lakh equity shares of the company are held by central government, are held by central government। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितने शेयर्स होल्ड किए? 2 लाख इक्विटी शेयर्स को होल्ड किया है, ठीक है, समझ गए। एंड 1,20,000 equity shares, 1,20,000 equity shares are held by government of Maharashtra, are held by government of Maharashtra। Let us go simple, सिंपल। अभी तक तो अब उन्होंने क्वेश्चन अपने को पूछा ही नहीं है, कितना शेयर कैपिटल अपने को बताया हुआ है, उस कंपनी के पास कितने का शेयर कैपिटल है? 6 लाख शेयर है। तो 6 लाख में से सेंट्रल गवर्नमेंट कितना होल्ड कर रही है? 2 लाख। और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र कितना होल्ड कर रही है? सो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर्स मिला के कितना हो रहा है? तो मोर देन 51% दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो अभी तक का जितना आपने को स्टेटमेंट दिया है उसके हिसाब से हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि HP पॉलिटेक लिमिटेड एक गवर्नमेंट कंपनी होगी कि नहीं होगी? कौन से सेक्शन के तहत होगी? सेक्शन 2 सबसेक्शन 45। आर यू श्योर? अच्छा, सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 के तहत टोटल कितनी कंडीशंस है? 3। या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है, या तो स्टेट गवर्नमेंट ले रही है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट आपस में मिल रही है। तो इस सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट आपस में मिलके ले रही है। यस, सो वी आर गेटिंग द ब्रीफ आइडिया, है ना। लिखो फुल स्टॉप, फुल स्टॉप के बाद लिखो एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू, एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू, explain with reference to relevant provisions, explain with reference to relevant provisions of Companies Act 2013, relevant provisions of Companies Act 2013, whether HP Polytech Limited can be treated as government company or no? Can be treated as government company or no? So what is your view? Yes. It is treated government company. अच्छा, वो क्या लिखा है उसका? HP Polytech ना। मेरा एक क्वेश्चन है आपको, HP Polytech की एक सब्सिडियरी कंपनी है जिसका नाम है SP Polytech, क्या उसको भी सरकारी कंपनी माना जाएगा क्या? सिंपल सा अपना कैलकुलेशन क्लियर है। सो इसको अगर आप केस स्टडी के फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? तीन चीजें, फैक्ट्स ऑफ द केस, लीगल प्रोविजन, थर्ड कंक्लूजन। सो जब मैं आपके साथ फैक्ट्स ऑफ द केस की बात कर रहा हूँ उसमें आप कोई भी लीगल प्रोविजन को इंक्लूड नहीं करेंगे, आप सीधा सीधा लिखेंगे कि HP Polytech लिमिटेड नाम की एक कंपनी है जिसके पास 6 लाख शेयर्स है, जिसमें से 2 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है, 1 लाख जो भी अमाउंट है वो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के पास है। नीचे लीगल प्रोविजन में आके आप क्या डिस्कस करोगे? पूरा सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 को लिखोगे, पूरा सेक्शन लिखोगे वो,
ठीक है। और लास्ट कंक्लूजन में क्या लिखोगे, रेफरिंग टू अबव सेक्शन HP Polytech Limited is considered as a government company since majority of the shares is being held by government. क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत है? आप चाहते हो इसका आंसर लिखाऊं कि आप खुद कर पाओगे ये चीज? लिखो केस स्टडी नंबर 2। ये जो दूसरा केस स्टडी बता रहा हूँ ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके पर्सपेक्टिव से पूछे जा सकता है आपको। 7 मार्क का केस स्टडी बनता है, ठीक है, सो थोड़ा सा अच्छे से लिखना। मिस्टर ध्रुव, DHRUV, मिस्टर ध्रुव was appointed, Mr. Dhruv was appointed as an employee of Sun Moon, SUNMOON, Timber Private Limited, Timber Private Limited, on a condition that if he were to leave his employment, comma, he will not solicit customers of the company. Solicit से कुछ याद आ रहा है क्या? कौन सा केस लॉ याद आ रहा है? गिलफर्ड मोटर्स वर्सेस हॉर्न। लिखो, सीधा जजमेंट पे नहीं आने का, ठीक है, क्योंकि कभी कभी यहाँ पे ट्विस्ट भी होता है। सो अभी तक अपने को जितना सेंटेंस पढ़ा है अपने को इतना समझ रहा है कि गिलफर्ड वर्सेस हॉर्न का रेफरेंस देना चाहिए। लिखो फुल स्टॉप, फुल स्टॉप के बाद लिखो आफ्टर सम टाइम ही वाज फायर्ड फ्रॉम द कंपनी। फायर्ड मतलब गोली नहीं मार दिया, फायर्ड का मतलब होता है उसको निकाल दिया काम से। मैं तो बोलोगे साला उसको गोली मार दिया कैसे जी रहा है। आफ्टर सम टाइम ही वाज फायर्ड फ्रॉम कंपनी, full stop. He set up his own business under proprietorship. He set up his own business under proprietorship and undercut Sun Moon Timber Private Limited's price. अंडरकट मतलब क्या? जितना भी सनमून का प्राइस है उस प्राइस के नीचे भाव पे जाके उसने क्या किया, कस्टमर को मार्केट में सामान बेचना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। सनमून टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड प्राइस, फुल स्टॉप। ऑन द लीगल एडवाइस from his legal consultant, on the legal advice from his legal consultant and to refrain, REFRAIN, बचाव करना, from the provisions of breach of contract, to refrain from the provisions of breach of contract. What is the meaning of breach of contract? कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना, ठीक है। रिफ्रेन का मतलब क्या होता है, उससे अपना बचाव करना कि अपने को ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में नहीं जाना। इसके लिए उन्होंने क्या स्टेप्स लिया है वो आगे बता रहे हैं। He formed a new company named Seven Star Timber Private Limited, Seven Stars Timber Private Limited। हाँ, उसके बाद मेरे से तो अच्छे ही, मैं तो फिर भी अफलातुन लेके बैठता हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लिखना, इन दिस कंपनी, ध्यान देना, हिज वाइफ एंड a friend of Mr. Dhruv, हंसो मत, friend
of Mr. Dhruv were sole shareholders and directors. Were sole shareholders and directors. Full stop. They took over. They took over Dhruv's business. They took over Dhruv's business and continued it. And continued it. Full stop. Next line में लिखो, Sun Moon filed a suit. Sun Moon filed a suit against Seven Star. For violation of contract. For violation of contract. Full stop. Seven Star argued that the contract was entered between Sun Moon. The contract was entered between Sun Moon and Dhruv. And as company has separate legal entity, Seven Stars has not violated the contract. Seven Stars has not violated the contract. लिखो, terms of agreement लिखो, बातें की. Full stop. Last line. Explain with reasons. Explain with reasons whether separate legal entity between Mr. Dhruv and Seven Stars will be disregarded. Will be disregarded. क्या लगता है आपको? आपका लॉजिक क्या बोलता है? आपका अंडरस्टैंडिंग क्या बोलता है कि कर सकते कि नहीं कर सकते? ये सेम सिचुएशन गिलफर्ट मोटर वर्सेस हॉर्न में हुआ था. हॉर्न कौन था वहाँ पे? गिलफर्ट मोटर का मैनेजिंग डायरेक्टर था. मैनेजिंग डायरेक्टर के पोजीशन पे होने के बाद जब उसको बाहर किया गया, व्हेन ही एग्जिटेड फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट, राइट, उसके सामने एक शर्त रखी गई थी कि आप क्या करेंगे? कस्टमर्स को सॉलिसिट नहीं करोगे, कस्टमर्स को बुलाओगे नहीं. उसने क्या किया? अपने आप को बचाने के लिए एक नई कंपनी बनाई और उस कंपनी के जरिए उसने क्या किया? कस्टमर्स को लेना स्टार्ट कर दिया. तो उस सिचुएशन में क्या हम लोगों ने हॉर्न को लायबल ठहराया था क्या? तो यहाँ पे क्या हम लोग मिस्टर ध्रुव को लायबल ठहरा सकते हैं क्या? नहीं ठहरा सकते. अच्छा, ये कौन से कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं? थिंक. कॉर्पोरेट व्हील की लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील? तो कॉर्पोरेट व्हील का यहाँ पे क्या रेफरेंस है? कॉर्पोरेट व्हील का रेफरेंस यहाँ पे सेवन स्टार्स के साथ है. तो क्या सेवन स्टार्स का पर्दा उठा सकते हैं क्या? यस. सेवन स्टार के पर्दे के पीछे कौन है? ध्रुव है क्या? यस. तो ध्रुव को लायबल कराओगे क्या? ध्रुव है ना? वाइफ है. वाइफ किसकी है? और जॉब कौन करता था? तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स किसके पास है? तो वो वाइफ के जरिए, कंपनी के जरिए सारा काम कर रहे हैं. तो यहाँ पे ध्रुव को आप लायबल करोगे कि नहीं करोगे? करोगे कि नहीं करोगे? आर यू श्योर? पक्का? लिखाऊं क्या अगर इतना कंफ्यूजिंग है? लिखाऊं इसका आंसर? लिखो लीगल फैक्ट्स ऑफ द केस. क्या है यार तुम लोग के साथ फट्टू केस स्टडी है ये. अच्छा, एक और क्वेश्चन लिखा तो फिर इसका के आंसर लिखा तो चलेगा? एक लास्ट क्वेश्चन बस. नहीं, वो भेजे में वो निकल जाएगा तो फिर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा. इसके साथ दूसरा है ना, फिर आपको फटाफट समझ में आएगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ. एक और लास्ट केस स्टडी लिख लो फटाफट.
Mr. A was a wealthy person. पैसे वाला आदमी है. Mr. A was a wealthy person earning huge income from dividend and interest. From dividend and interest. You know, dividend का मतलब क्या होता है? Return on shares. Interest का मतलब क्या होता है? Return on debt. जो भी आपका लोन अमाउंट है, ठीक है? Dividend and interest. Next line में लिखो. Mr. A formed, F-O-R-M-E-D. Mr. A formed 4 private companies. कौन सा केस लो ध्यान में आ रहा है? Formed 4 private companies and agreed. Formed 4 private companies and agreed with each. And agreed with each to hold. Agreed with each to hold a block of investment. To hold a block of investment as agent for them. As an agent for them. Full stop. Dividend and interest. Dividend and interest received in 4 companies. Dividend and interest received in 4 companies are handed over to Mr. A. To Mr. A as pretended loan. Pretended loan. The act ACT. The act done by Mr. A is to reduce the tax liability. Is to reduce the tax liability. Last sentence. Decide the purpose of formation. Decide the purpose of formation of 4 private limited company. Of 4 private limited companies, and whether the separate legal status will be disregarded. क्या समझते हैं इस सिचुएशन में क्या हो सकता है? पर्दा उठा सकते क्या? चारों कंपनी का? चारों कंपनी के पीछे कौन है? मिस्टर ए. तो क्या मिस्टर ए के जितना भी वो इनकम आएगा सब उसके टैक्स के लिए कंसीडर किया जाएगा क्या? यस. व्हाट इज द नेम ऑफ द केस? सर दिशा पेटेड. बीच का नाम क्या है उसका? मैजिक. हाँ वापस बोलो. दिशा मैनिक जी पेटेड. ठीक है. इसका रेफरेंस कहाँ पे देंगे? लीगल प्रोविजन में देंगे कि फैक्ट ऑफ द केस में देंगे? सो फैक्ट ऑफ द केस में पूरा ए का चर्चा करेंगे. लीगल प्रोविजंस में पूरा का पूरा एक लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल का लाइन लिखेंगे. उसके नीचे सर दिनशा पेटेड का बात लिखेंगे और नीचे कंक्लूजन में क्या बोलेंगे कि हम लोग ए के पीछे वाली जो कंपनी है उसको इनकम कंसीडर करने के लिए इस्तेमाल करेंगे. ठीक है. इसका लिखाना है कि लिखोगे. एक काम करते हैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ मैं. आप अपने एंड पे इसको लिखने का ट्राई करो. तीनों केस स्टडी. अगर किधर अटकते हो तो कल मैं आपके साथ यहाँ पे पूरे आंसर्स बताता हूँ. क्योंकि अगर एवरीथिंग स्पून फीडिंग होगा तो आपको थोड़ा सा प्रेजेंटेशन करने में दिक्कत होगी. सो यू गिव अ ट्राई. बनती है बात तो बहुत अच्छी बात है. नहीं बनती है तो मैं उसको लिखाता हूँ आपको. ठीक है. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? 3 केस स्टडीज है. 7 मार्क के लिए केस स्टडीज आते हैं. सो लेट अस नॉट स्किप एनीथिंग. कंपनी लॉ का सिलेबस बहुत छोटा है आपके लिए. फाउंडेशन के अंदर ये चैप्टर बहुत छोटा है. मेरे ख्याल से आने वाले 3-4 दिन के अंदर अपना कंपनी लॉ खत्म हो जाएगा. सो लेट अस सॉल्व एज मेनी केस स्टडीज एज वी कैन डू फॉर कंपनीज एक्ट, फॉर एलएलपी, फॉर ये सारे के सारे एक्ट्स के करेंगे ना. सो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगा. एटलीस्ट आप एक सेफ जोन के अंदर आ जाओगे. ठीक है.
चलो आज थोड़ा सा मैं आपके साथ ना शेयर और शेयर कैपिटल के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ चीजें। एनी आइडिया व्हाट इज शेयर्स? अभी तो यार आप लोगों ने अकाउंट्स वगैरह सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, जर्नल एंट्री वर्नल एंट्री पास कर दिया। व्हाट इज शेयर? स्मॉल यूनिट इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। मेरी बात ध्यान से समझना, ठीक है? अब लेट अस टेक अ सिंपल एग्जांपल, राइट? मैं आपके साथ बात करता हूँ बेसिकली एक पिज्जा की, ठीक है? अब जब कभी अपन एक पिज्जा को रेफर करते हैं वी कॉल इट एज अ होल सर्कल, राइट? लेकिन होता क्या है, उस पिज्जा के बेसिकली 8 पीसेस होते हैं और उस 8 पीसेस में से कोई बंदा अगर एक पीस उठा के खा रहा है तो कैन वी से कि वो भी बंदा पिज्जा ही खा रहा है? उसमें कुछ गलत तो नहीं है, राइट? सिर्फ अपन इतना बोलेंगे कि वो पिज्जा का एक पीस खा रहा है, राइट? उसी तरीके से अगर आप शेयर कैपिटल का डेफिनेशन देखते हो ना, तो शेयर कैपिटल का भी डेफिनेशन एकदम कंपनी जैसा है। कंपनी का डेफिनेशन क्या था? अ कंपनी मींस अ कंपनी। वैसे यहाँ पे अगर आप शेयर का डेफिनेशन देखेंगे ना, देखो वो खुद ही शर्मा रहा है, खुद ही ऊपर जा रहा है। उसका डेफिनेशन यहाँ पे देखो, व्हाट इज द शेयर? शेयर मींस अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। अब इसको समझने के लिए ना शेयर कैपिटल को आप एक सिंपल सा पिज्जा का पीस समझो। उस पिज्जा के पीस के अंदर से जब आप एक स्लाइस उठाते हो दैट इज कंसीडर्ड एज अ शेयर। इसका एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपके साथ बात करता हूँ। मान के चलो देयर इज वन कंपनी जिसके अंदर टोटल मिला के 10 शेयर्स है। एक शेयर का कीमत अगर 10 रुपीस है तो उसके शेयर कैपिटल की वैल्यू कितनी होगी? 100 रुपीस। 10 शेयर्स है, 10 रुपीस को एक है इज इक्वल्स टू 100 रुपीस उसकी शेयर कैपिटल की वैल्यू है। उस 100 रुपीस में से अगर मैं एक शेयर होल्ड कर रहा हूँ ना, तो बेसिकली आई एम कंसीडर्ड एज अ शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। एंड जब कभी आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो, जब कभी आप किसी कंपनी का शेयर परचेस करते हो, आप उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हो, उस कंपनी के मेंबर बन जाते हो। एंड एक बार आप किसी भी कंपनी के शेयर होल्डर या मेंबर बन जाते हो, ऑटोमेटिकली इक्विटी शेयर्स के साथ जो भी राइट्स जुड़े हुए होते हैं ना, जैसे कि राइट टू रिसीव द नोटिस, राइट टू अटेंड द मीटिंग, राइट टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग, ये सारे के सारे बेसिकली क्या हो जाते हैं? आपको राइट्स अवेलेबल हो जाते हैं, राइट? मैथ्स वाले बच्चों को थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेट लगेगा क्योंकि उन्होंने अपने लाइफ में ये चीजें पढ़ी नहीं है, लेकिन अगर आप एसपी वाले बच्चों के साथ बात करते हैं ना, उनके लिए ये सब बहुत चीजें कॉमन हो चुकी है, राइट? सो व्हाट इज शेयर? शेयर इज नथिंग, आपके शेयर कैपिटल का एक छोटा सा हिस्सा जो आपने परचेस किया है, उसको बेसिकली हम लोग एक शेयर का नाम देते हैं। अगर मैं आपके साथ कंपनी लॉ की बात करता हूं तो कंपनी लॉ के हिसाब से देयर आर ओनली 2 काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। कितने काइंड्स है? देयर आर ओनली 2 काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। एक यहाँ पे होता है इक्विटी शेयर और दूसरा यहाँ पे होता है प्रेफरेंस शेयर। सुना है आप लोगों ने कभी? सो अगर देखो अपना कंपनी कितना महान है, तो जब आप इक्विटी शेयर को जाके पूछते हो सर व्हाट इज योर डेफिनेशन, इक्विटी शेयर एक ही बात बोलते हैं आपको कि मैं वो शेयर हूं जो प्रेफरेंस नहीं है। आप मतलब आई एम सो प्राउड ऑफ माय लॉ मेकर्स, राइट? वो लोग जब आप किसी को पूछते हो, उस सेक्शन को पूछा जाके हमने कि भाई आपका डेफिनेशन क्या है, वहां पे वो बंदा बताता है कि इक्विटी शेयर यानी वो शेयर जो कौन सा शेयर नहीं है? प्रेफरेंस शेयर नहीं है। यानी इक्विटी शेयर को समझने के लिए सबसे पहले तो मेरे को प्रेफरेंस शेयर को समझना पड़ेगा, राइट? एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेफरेंस? प्रेफरेंस का मतलब होता है प्रायोरिटी। प्रेफरेंस का मतलब होता है प्रायोरिटी। सो यहाँ पे आपको प्रेफरेंस शेयर्स को 2 चीजों के अंदर प्रायोरिटी देनी पड़ती है। सबसे पहली प्रायोरिटी की अगर मैं आपके साथ बात करता हूँ, सो उसको हम लोग को क्या करना पड़ता है? डिविडेंड देने की बात करता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपके साथ बात करता हूँ, मान के चलते बेसिकली कंपनी के पास ना 100 रुपीज का प्रॉफिट है। अब 100 रुपीज के प्रॉफिट में से सबसे पहली प्रायोरिटी आप किसको दोगे? सबसे पहली प्रायोरिटी बेसिकली आप इंटरेस्ट को दोगे, बराबर? क्योंकि इंटरेस्ट इज एन ऑब्लिगेशन। इंटरेस्ट आपको कब पे करना पड़ता है? जब भी आप डेट लेते हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर किसी बैंक के पास जाता हूँ, बैंक को बोलता हूँ सर मेरे को बिजनेस करना है, मेरे को कैपिटल चाहिए, राइट? सो बैंक मेरे को क्या बोलता है? सर मैं आपको पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है। वो शर्त क्या है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट, आपका बिजनेस प्रॉफिट में है, लॉस में है, आप जी रहे हो, मर रहे हो, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरे को बस इतना चाहिए कि हर साल के एंड में मेरे को मेरा ब्याज का पैसा चाहिए और मेरे को मेरे रीपेमेंट का अश्योरिटी चाहिए। सो ब्याज का पेमेंट और रीपेमेंट का अश्योरिटी हम लोग उनको कैसे देते हैं? अपने असेट्स को गिरवी रख के, राइट? मेरी बात एक ध्यान से समझ लो। सो इंटरेस्ट की अगर मैं आपके साथ बात करता हूँ तो सबसे पहला प्रायोरिटी हम लोग इंटरेस्ट को देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा प्रॉफिट को हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं? इनकम माइनस एक्सपेंस इज बेसिकली प्रॉफिट, राइट? सो आपका जो इंटरेस्ट होता है ना, वो इस एक्सपेंस की कैटेगरी के अंदर आ जाता है। ये चीज आपको फाइनल अकाउंट्स में भी समझ में आएगी, राइट? जैसे ही आपका यहाँ पे प्रॉफिट निकल के आता है ना, इस प्रॉफिट में से आप क्या पे करते हो? इस प्रॉफिट में से आप टैक्स पे करते हो। तो पहला हक बनता है इंटरेस्ट का, यानी डेट होल्डर्स का, जिसने आपको पैसा उधार दिया है। दूसरा हक यहाँ पे बनता है सरकार का। सरकार यहाँ पे क्या बोलती है? तू पैसा कमा रहा है, हाँ, तो उसमें से 30% टैक्स मेरे को चाहिए। कितना? 30%। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सोल प्रोप्राइटरशिप, नाइदर आई एम टॉकिंग अबाउट पार्टनरशिप। मैं यहाँ पे आपके साथ सोल और सोल सिर्फ किसकी बात कर रहा हूँ? कंपनी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अपन कंपनीज एक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं।
अगर कंपनीज एक्ट के अंदर आप 100 रुपीज का भी प्रॉफिट कमाते हो तो इनकम टैक्स लॉ ये बोलता है कि 30% आपको टैक्स किसको देना है, सरकार को देना है। तो 100 रुपए में से अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है तो 30% सरकार के पास गया, बाकी आपके पास कितना बचता है 70। ये 70 में से आप पहला प्रायोरिटी किसको दोगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दोगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देने के बाद अगर आपके पास कुछ बचता है तो फिर आप उसको इक्विटी शेयर होल्डर को दोगे, अगर नहीं बचता है तो इक्विटी शेयर होल्डर को कुछ नहीं मिलेगा। इसके लिए इक्विटी शेयर्स को यहाँ पे परमानेंट कैपिटल भी बोला गया है। क्या बोला गया है उसको, परमानेंट कैपिटल। इक्विटी शेयर होल्डर के बारे में आप अकाउंट्स के अंदर भी पढ़ोगे, इसको रेसिडियल क्लेमेंट भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, रेसिडियल क्लेमेंट। रेसिडियल का मतलब होता है बचा कुचा, जो भी आपका प्रॉफिट इंटरेस्ट बांट दिया, टैक्स बांट दिया, प्रेफरेंस को बांट दिया, उसके बाद अगर कुछ पैसा बचता है तो ये पैसे का कुछ हिस्सा हम लोग किसको दे सकते हैं, इक्विटी को देंगे। नहीं बचेगा तो कुछ भी नहीं देंगे। सो जब कभी आप इक्विटी शेयर को पूछते हो भाई तेरा डेफिनेशन क्या है, इक्विटी शेयर होल्डर अपने आप को हाथ खड़ा कर देता है, वो बोलता है भाई मैं वही शेयर हूं जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है, राइट। तो प्रेफरेंस शेयर को अगर आप पूछोगे ना कि व्हाट इज योर डेफिनेशन, तो वो बोलता है मेरे अंदर सिर्फ 2 कंडीशंस मेरे को फुलफिल करनी है। पहला, जब भी आप डिविडेंड दोगे तो इक्विटी को डिविडेंड देने से पहले आप किसको दोगे, मेरे को डिविडेंड दोगे। और जब भी कंपनी का पैसा आप वापस करोगे, शेयर होल्डर्स का पैसा वापस करोगे, तो इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा देने से पहले आपको मेरे को पैसा देना पड़ेगा। सो 2 टर्म्स में उनको प्रायोरिटी होती है, एक तो रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, एक तो रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, दूसरा अगर मैं आपके साथ बात करता हूं तो प्रेफरेंस इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ये दोनों अगर आपके कंडीशंस फुलफिल होते हैं तो आपका जो वो बंदा है ना, जो ओनर है, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोल सकते हैं। दिस इज द बेसिक क्राइटेरिया व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड। सर मेरे को नहीं समझ रहा है, थोड़ा सा सिंपल वे में बताओ। सो अपन ने क्या देखा, कितने टाइप्स के शेयर होते हैं अपने, ये सेक्शन 43 के हिसाब से कितने टाइप के शेयर्स है, 2, ठीक है। एक टाइप कौन सा है उसका, इक्विटी, एक टाइप कौन सा है यहाँ पे, प्रेफरेंस है। तो जो इक्विटी है इसको कोई प्रायोरिटी है क्या, नहीं। कोई प्रेफरेंस है क्या, नहीं। माल बचेगा तो तेरे को देंगे, नहीं बचेगा तो नहीं देंगे। सर फिर कोई भी व्यक्ति प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्टमेंट क्यों करता है, मेरी बात ध्यान से समझना। एमआरएफ के शेयर की बात करता हूँ, एमआरएफ की मैं इसके लिए बात करता हूँ क्योंकि उसका फिगर बोलता है, राइट। एमआरएफ का जिस किसी ने भी 1000 रुपीज में शेयर खरीदा होगा, 100 रुपए में शेयर खरीदा होगा, 200 रुपए में शेयर खरीदा होगा, आज के तारीख में उसके शेयर की कीमत 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में है, राइट। सो मतलब इफ आई हैव मेड एन इन्वेस्टमेंट इन रुपीस इन एमआरएफ के शेयर्स 100 रुपीज के अंदर या 1000 रुपए के अंदर भी मैंने इन्वेस्टमेंट किया होगा ना, तो मैं 20 साल मैंने इंतजार किया है। तो अगर मैंने 20 साल डिविडेंड को खोया है, किसी और को प्रायोरिटी दिया है, तो ये 20 साल का जो पेशेंस वाला पार्ट है ना, ये पेशेंस का रिटर्न अगर जो मेरे को मिलता है ना, वो इक्विटी को मिलता है, वो प्रेफरेंस को नहीं मिलता है। इसको बोलते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन। आपके अकाउंटिंग के लैंग्वेज में बात कर रहा हूं मैं, कैपिटल एप्रिसिएशन। व्हाट इज कैपिटल, ऑल द मनी व्हिच इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। तो जो भी पैसा आपने अपने बिजनेस में डाला है उसका अगर एप्रिसिएशन होता है ना, तो उसको अपन बेसिकली क्या बोलते हैं, वो इक्विटी शेयर होल्डर्स का पूरा हकदार होता है। सर प्रेफरेंस का एप्रिसिएशन नहीं होता है। फ्रैंकली अगर मैं आपके साथ बात करूं तो प्रेफरेंस एक टेम्पररी कैपिटल है जो हम लोग शेयर होल्डर से लेते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 10 इयर्स। 10 साल खत्म हो जाने के बाद हम लोग उसको क्या बोलते हैं, तू अपना काम कर, हम अपना काम करते हैं। लेकिन इक्विटी को हम लोग क्या करते हैं, जन्म जन्म का साथ बनाते हैं। जब तक कंपनी मरती नहीं है ना, तब तक इक्विटी कैपिटल कंपनी का रीपे नहीं होता है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। सर मतलब इमेजिन अ सिचुएशन 1913 के अंदर टाटा स्टील इनकॉर्पोरेट हुई है, तो 1913 के अंदर जो टाटा स्टील के अंदर इक्विटी के फॉर्म में पैसा गया है वो आज तक नहीं निकला है क्या, वीकेंड से नहीं निकला है। एक और प्रोविजन होता है, मैं आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करता हूँ, उसको बायबैक बोलते हैं। बायबैक का मतलब यहाँ पे क्या होता है, जब कंपनी के पास सफिशिएंट पैसे आ जाते हैं ना, कंपनी क्या करती है, सारे के सारे ओनर्स को बोलती है तुम्हारा पैसा ले लो, मेरे को मेरे शेयर्स आप वापस बेच दो, राइट। आई डोंट नीड मनी नाउ। लेकिन बहुत रेयर सिचुएशन में ये सारी की सारी सिचुएशंस होती है। सो आइडियली प्रेफरेंस की अगर मैं आपके साथ बात करता हूँ तो वो परमानेंट की टेम्पररी है, टेम्पररी है। इक्विटी की बात करता हूँ तो परमानेंट की टेम्पररी है, परमानेंट। प्रेफरेंस की अगर मैं आपके साथ बात करता हूँ ना, दिस इज कंसीडर्ड वन ऑफ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट। क्या मानते हैं इसको, वन ऑफ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट। सर मतलब आप शेयर को सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट बोल रहे हो, इसके ऊपर मेरे को एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। समझना मेरी बात ध्यान से। अगर मैं बैंक के एफडी में इन्वेस्टमेंट करता हूं तो बैंक का एफडी मेरे को कितना परसेंट रिटर्न लाके देगा, 5 to 6% रिटर्न लाके देगा। अगर मैं डिबेंचर, बॉन्ड्स या इन सारे इंस्ट्रूमेंट में पैसा डालता हूं जो कि बोरोइंग के फॉर्म में है, तो वो मेरे को 8 से 9% मेरे को क्या लाके दे सकता है, ब्याज लाके दे सकता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो प्रेफरेंस शेयर्स मेरे को 12 से 15% तक रिटर्न लाके दे सकता है। लेकिन इक्विटी की अगर मैं आपके साथ बात करूं, चला तो चांद तक नहीं तो शाम तक, राइट, देगा तो 2,500% भी रिटर्न देता है बेसिकली। अगर आप कैलकुलेट करो ना, 100 रुपीज का अगर शेयर है, उसकी वैल्यू आज की तारीख में 1.5 लाख रुपए है। सर आप सिर्फ एमआरएफ की क्यों मेरे साथ बात करते हो, पेपर इंडस्ट्रीज नाम का एक शेयर है, गूगल करके देख लेना। पेपर इंडस्ट्री का भी शेयर का कीमत अगर आप देखोगे तो लगभग 70,000 के आसपास है, 70,000।
इमेजिन अ सिचुएशन जिसने 1000 रुपीस में वो शेयर को परचेस किया है, उसका वैल्यू बढ़ के कितना हुआ है, 70,000 हुआ है। तो क्या यहाँ पे कैपिटल एप्रिसिएशन हो रहा है? हो रहा है। आपको एक चीज मैं बताता हूँ, आपको ये चीज सुन के हंसी भी आएगी, शायद शर्म भी आएगी। एमआरएफ कंपनी जिसका शेयर 1.5 लाख रुपए को है, उसको डिविडेंड कितना मिलता है मालूम है? 3 रुपीस। कितना डिविडेंड मिलता है? 3 रुपीस। तो आपको लगता है जो बंदा एमआरएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है उसको 3 रुपए की भूख होगी? नहीं, वो बंदा क्या चाहता है? कैपिटल एप्रिसिएशन होना चाहिए। टाटा, राकेश झुनझुनवाला का वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक है टाइटन। अगर आपको ये चीज पता होगा तो ज्वेलरी बनाता है, वॉचेस बनाता है। सो टाइटन ने हमेशा राकेश झुनझुनवाला को क्या करके दिया? प्रॉफिट कमा के दिया है। आपको लगता है वो डिविडेंड का भूखा है? नहीं, डिविडेंड कितना है? 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया, 25 रुपया, उससे ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर आप मेरे साथ कैपिटल एप्रिसिएशन की बात करते हो ना, एक दिन के अंदर अगर 2 रुपये ऊपर बढ़ जाता है, इमेजिन अ सिचुएशन जहां पे मैंने 50 करोड़ शेयर बाय करके 50 करोड़ शेयर सेल किए एक दिन के अंदर। 50 करोड़ शेयर्स को बाय किया है, 50 करोड़ शेयर को शेयर किया है, टोटल मिला के एक दिन के अंदर हर एक शेयर के ऊपर मेरे को 1 रुपए का भी अगर प्रॉफिट मिलता है ना, 50 करोड़ यहाँ पे खड़े खड़े राकेश झुनझुनवाला बनाता है। इसको बोलते हैं फेवरेट स्टॉक्स। और ये प्रेफरेंस शेयर्स में नहीं हो सकता, ये सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर्स में होता है। ट्रेडिंग की जब मैं आपके साथ बात करता हूँ, स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में जो शेयर्स ट्रेड होते हैं ना, वो कौन से होते हैं? इक्विटी शेयर्स होते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स का ट्रेडिंग नहीं चलता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इसके लिए जब मैं आपके साथ शेयर्स की बात करता हूं तो दोनों में से सेफेस्ट किसको कंसीडर किया जाता है? प्रेफरेंस को। क्यों? क्योंकि इनको प्रायोरिटी है। किस चीज में प्रायोरिटी है? 2 चीज में, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल और पेमेंट ऑफ डिविडेंड। राइट सर, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल आप बार बार बोल रहे हो, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, रीपेमेंट करना ही क्यों है? आप समझना, मैंने आप सब लोगों से, इमेजिन अ सिचुएशन, ये पूरा का पूरा जो ब्लॉक है ये मेरा प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, ये पूरा का पूरा जो ब्लॉक है ये मेरा इक्विटी शेयर होल्डर है। मेरे को मेरी कंपनी 5 साल के बाद बंद करने की नौबत आई है, तो मैं आप दोनों में से सबसे पहला पैसा किसको दूंगा? सबसे पहला मेरे को इनको पैसा देना पड़ेगा। अच्छा, इनको पैसा देने से पहले मेरे को किसको पैसा देना पड़ेगा? जिन जिन से मैंने उधार लिया है। उधार का मतलब आप टर्म लोन बोलो, आप डिबेंचर बोलो, आप बॉन्ड्स बोलो, बात एक ही है। राइट? सो फर्स्ट प्रायोरिटी बेसिकली इज गिवन टू डेट। उसके बाद अगर मैं आपके साथ बात करता हूं तो प्रेफरेंस शेयर्स। उसके बाद अगर कुछ बचा तो आपको दूंगा, नहीं बचा तो तुम भी खाली हाथ जाओगे, मैं भी खाली हाथ जाऊंगा। दिस इज व्हाट इक्विटी शेयर कैपिटल एक्चुअली मींस। सर काय चाल रहा है तुमचा? आर यू अंडरस्टैंडिंग अपन क्या बात कर रहे हैं? सर कितने टाइप्स के शेयर कैपिटल है? 2। अच्छा, व्हाट इज शेयर? पहले तो ये बताओ, शेयर मेरे को डेफिनेशन नहीं चाहिए, लॉजिक बताओ। एक शेयर का पूरा बकेट है, या शेयर का पूरा एक पिज्जा है। इस पिज्जा में से एक पीस को अगर आप उठा के बोलते हो तो एक पीस को यहाँ पे क्या रेफर करोगे? यू विल बी रेफरिंग दैट पीस एज अ शेयर, एंड एंटायर पिज्जा यू विल बी रेफरिंग एज अ शेयर कैपिटल। समझ में आ रहा है? तो पूरे कैपिटल का एक हिस्सा निकाल के अगर आप उसको ओन करते हो तो उसको अपन यहाँ पे क्या बोलते हैं? शेयर बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, ये कौन से सेक्शन के अंदर यहाँ पे बताया हुआ है? उसका सेक्शन का रेफरेंस भी यहाँ पे दिया हुआ है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 84। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, शेयर को मूवेबल प्रॉपर्टी के नाम के ये कर दिया है। व्हाट इज प्रॉपर्टी? तो आपको लगता है शेयर एक असेट है, शेयर एक प्रॉपर्टी है? किस एंगल से आपको शेयर प्रॉपर्टी दिख रहा है? इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट को प्रॉपर्टी की डेफिनेशन के अंदर डालने की क्या जरूरत पड़ गई सर? लिक्विडेशन। अच्छा, लिक्विडेशन में उसको बेच के अपन पैसे कमा सकते हैं, इसीलिए उसको असेट बोलते हैं। गवर्नमेंट का इंटेंशन है उसमें से स्टैम्प ड्यूटी कमाना है, क्योंकि जब तक किसी भी चीज़ को प्रॉपर्टी के कैटेगरी के अंदर नहीं डालते ना, तब तक सरकार उसमें से स्टैम्प ड्यूटी नहीं कमा सकती। इसके लिए यहाँ पे सरकार ने क्या किया है? शेयर को मूवेबल प्रॉपर्टी करके घोषित कर दिया है। यानी अगर मेरे पास शेयर है, आई एम ट्रांसफरिंग इट टू हर, तो ये जो ट्रांसफर यहाँ पे हो रहा है ना, ये ट्रांसफर के ऊपर मेरे को स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा। ये स्टैम्प ड्यूटी सीधा सरकार के पास जाता है। सर मतलब लाखों बार अगर शेयर ट्रांसफर होगा तो लाखों बार स्टैम्प ड्यूटी पे करना है, इसके लिए तो डाला है उसको मूवेबल कैटेगरी के अंदर। आप समझो, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है, क्लासिक, ज्यादा नहीं बोल सकता हूँ, समझ में आ रहा है कि अपन क्या बात कर रहे हैं? यस, मेरे को फटाफट एक रिवीजन करा तो अपन क्लोज करते हैं यहाँ पे। मेरे को एक्चुअली पूरा शेयर कैपिटल का क्लासिफिकेशन डिस्कस करना था यार, लेकिन टाइम आपका ये कितने बजे होगा मैथ्स का लेक्चर? अभी है क्या? 4:30 को कुछ है क्या? ब्रेक है? लेट अस नॉट वेस्ट योर ब्रेक। ठीक है, चलो जितना है उतना तो डिस्कस करते हैं। मेरे को बता दो कंपनी का सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 2 सबसेक्शन। उसके साथ अगर मैं आपके साथ बात करता हूँ प्राइवेट कंपनी का सेक्शन क्या है? 268। 268 की 262? 262 किसका है? 287 किसका है? ऐसा बात करना पड़ेगा आपसे। हाँ, 287 किसका है?
फॉरेन कंपनी 245 271 सेक्शन 4 सेक्शन 3 फॉर प्राइवेट कंपनी इट इज मैक्सिमम। अच्छा प्राइवेट कंपनी का जो ये है सेक्शन है उसके अंदर टोटल कितने कंडीशंस है? कंडीशन नंबर 1 रेस्ट्रिक्शन है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के ऊपर, और दूसरा प्रोहिबिशन है। प्रोहिबिशन किसके ऊपर है? किसके ऊपर प्रोहिबिशन है? इनविटेशन टू प्राइवेट लोगों को इनविटेशन दे सकते हैं क्या? प्राइवेट मतलब हाउ मच? अच्छा 200 के अंदर एम्प्लॉय को लूंगा कि नहीं लूंगा? एसोसिएट कंपनी का डेफिनेशन कौन से सेक्शन में है? एसोसिएट कंपनी कब बनता है? जब आपके अंदर क्या है? ऐसे किधर भी नहीं लिखा है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कब बनेगा? जब आपके अंदर 20% या उससे ज्यादा है बट लेस देन, और 51% अगर बन गया तो। अच्छा होल्डिंग कंपनी बनाने के लिए जरूरी है क्या सामने वाली कंपनी के अंदर सिर्फ शेयर कैपिटल होल्ड करना? सेकेंड ऑप्शन क्या है? कंट्रोल का डेफिनेशन क्या है? 227। आर यू श्योर? कितने कंट्रोल के डेफिनेशन के अंदर कितने हिस्से आते हैं? 2। पहला है किसका? डायरेक्टर, मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। सेकंड हिस्सा क्या है यहाँ पे? सेकंड हिस्सा क्या है? पॉलिसी को क्या कर सकते हैं? एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसके पॉलिसीज को चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा मेरे को बताओ शेड्यूल 1 के अंदर कितने चीजें हैं? टोटल कितने टेबल्स है शेड्यूल 1 के अंदर? अच्छा कंपनीज एक्ट के अंदर कितने सेक्शंस है? और चैप्टर्स? टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स? सिर्फ कंपनीज एक्ट पढ़ के काम बनेगा क्या? नहीं। अच्छा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, ऐसे कौन से सेक्शन में लिखा है? और शेयर का मतलब कौन से डेफिनेशन के अंदर लिखा है? 2 सब सेक्शन। अच्छा मेरे को एक बताओ फॉरेन कंपनी को हमारे भारत में क्या एक्चुअल फिजिकल लेवल पे प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए क्या? ऑनलाइन रहेगा तो चलेगा? और अगर मान के चलो ऑनलाइन भी नहीं है, सिर्फ मैं वेबसाइट यहाँ पे चला रहा हूँ, बिजनेस तो तब होगा ना जब मैं यहाँ के लोगों को सामान बेचूंगा। मैंने सिर्फ रजिस्टर यहाँ पे किया और कुछ भी यहाँ पे नहीं किया, सो क्या उस कंपनी को फॉरेन कंपनी मानेंगे कि इंडियन कंपनी मानेंगे? इंडियन मानेंगे। इंडिया में सिर्फ रजिस्टर्ड करके रखा है, बिजनेस इंडिया में नहीं कर रहा हूँ मैं। बिजनेस में आउट ऑफ इंडिया में कर रहा हूँ। समझो मेरी बात, भारत में सिर्फ रजिस्टर किया है, बिजनेस में यूएसए में कर रहा हूँ। इंडिया में बिजनेस नहीं कर रहा हूँ मैं। अच्छा मेरी ना 1956 के अंदर कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है, तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 के अंदर ला सकता हूँ। मेरी एक कंपनी है जिसके अंदर पब्लिक कंपनी ने मेरे को होल्ड करके रखा है। पब्लिक कंपनी का मैं सब्सिडियरी हूँ, तो मेरे को प्राइवेट कंपनी का रूल एप्लीकेबल होगा कि पब्लिक कंपनी का रूल? अच्छा पब्लिक कंपनी का कंप्लायंस करते करते मैं अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर अभी भी वो 2 कंडीशंस को रख सकता हूँ क्या? समझो 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 समझो। प्राइवेट कंपनी के अंदर कितने कंडीशंस हैं? 2। मेरे को क्या बोलना है कि अगर मेरे अंदर किसी पब्लिक कंपनी ने होल्ड किया है तो आई एम डीम्ड एज अ पब्लिक कंपनी। सो अगर मेरे को पब्लिक कंपनी करके कंसीडर किया है, डीम किया है, तो पब्लिक कंपनी के कंप्लायंसेस मेरे को एप्लीकेबल होंगे। आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। लेकिन पब्लिक कंपनी के कंप्लायंसेस करते करते क्या मैं अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर वो 2 कंडीशंस को जाहिर रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता हूँ? रख सकता हूँ, रख सकता हूँ। आई कैन कंटिन्यू। कंप्लायंसेस सिर्फ मेरे को पब्लिक कंपनी के एप्लीकेबल होंगे, लेकिन ये सारी की सारी चीजें मैं रख सकता हूँ। अच्छा मेरे को बताओ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर कितने क्लॉजेस होते हैं? लास्ट क्लॉज कौन सा होता है? सब्सक्राइबर क्लॉज। कौन क्या कर रहा है यहाँ पे? सब्सक्राइबर क्लॉज में कौन क्या करता है? शपथ लेता है। शपथ कौन लेगा? मेंबर लेगा कि डायरेक्टर लेगा? मेंबर लेगा कि डायरेक्टर लेगा? आर यू श्योर? या प्रमोटर लेगा? तो क्या एक प्रमोटर मेंबर हो सकता है? एक मेंबर प्रमोटर भी हो सकता है। पहले प्रमोटर बनेगा कि पहले मेंबर बनेगा? तो प्रमोटर के साथ शेयर होल्डर के साथ डायरेक्टर, तीनों एक ही पर्सन बन सकता है कि नहीं बन सकता? आई कैन बी कंसीडर्ड एज अ प्रमोटर, आई कैन बी कंसीडर्ड एज अ शेयर होल्डर, आई कैन बी कंसीडर्ड एज अ मेंबर, आई कैन बी कंसीडर्ड एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। प्राइवेट कंपनी में अकेला पर्सन चलेगा? 1 पर्सन कम से कम कितने चाहिए? मेरा जो नॉमिनी है वो बालिश है,
बालक है, बालक है, 18 साल के नीचे का बालक है, उसको नॉमिनी बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता? अच्छा सुनो, मैं इधर से फॉरेन कंट्री गया था, फॉरेन कंट्री में जाने के बाद वहाँ मेरे संबंध अच्छे बने, उसका कोई बेटा था, तो उसके बेटे को मैंने क्या बनाना चाहा, उसके बेटे को मैंने नॉमिनी बनाना चाहा, बना सकते कि नहीं बना सकते? क्यों नहीं बना सकते? और अगर वो मेरा ही हिस्सा होगा तो हो सकता है ना? हाँ मेरे ऊपर ये बात। अच्छा एक चीज सिर्फ यहाँ पे ध्यान में रखना कि जब कभी आप अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की बात करते हो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स लिखे उसके बाहर जा सकते हो क्या? नहीं। लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के गलती से बाहर जा सकते हो क्या? हाँ। गलती से अगर आर्टिकल का ब्रीच हो जाता है तो उसको सुधार सकते क्या? हाँ। यस। लेकिन एमओए का ब्रीच होता है तो उसको सुधार सकते नहीं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर किसके बारे में कंटेंट लिखा होता है? सुनना मेरी बात ध्यान से, ये बाहर वाले लोग हैं, हम सब कंपनी के अंदर वाले लोग हैं, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर जो प्रोविजन लिखा है वो हम सबको फॉलो करना है कि उनको भी फॉलो करना है? हम सबको मतलब हमको और उसको भी? नहीं। सिर्फ हमको? तो फिर अगर उसको कैसे पता चलेगा? आप समझो मेरी बात, एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर एक आर्टिकल लिखा है कि अगर आपका पास एक डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट के अंदर जब तक सबका साइन नहीं है वो डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं है। ये चीज सिर्फ हमको मालूम है, लेकिन उनको नहीं मालूम है जो कंपनी के साथ डील कर रहे हैं। तो उसको मैडम को मैंने क्या किया, मैंने मेरा साइन करके मैडम के हाथ में दे दिया, क्या वो डॉक्यूमेंट को वैलिड मानेंगे कि नहीं मानेंगे? नहीं। तो फिर उनको भी पता होना चाहिए ना। हाँ। तो मतलब जो भी आपके साथ डील कर रहा है उनको पूरी जानकारी होनी चाहिए आपको एमओए और एओए की। हाँ। आपका एमओए और एओए मेरे को कहाँ से मिलेगा? हाँ नहीं आप समझे नहीं, मेरे को कहाँ से मिलेगा? आई एम द थर्ड पार्टी। रजिस्टर ऑफिस में, अपने इधर रजिस्टर ऑफिस जो है ना वो इधर है, अकोडी स्टेशन के पीछे बाजू एक ये है, क्या बोलते हैं, पुलिस का एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है, कुछ तो नाम है उसका, उधर ही है रजिस्टर ऑफिस। तो क्या वहां से जाके मेरे को लेके आना पड़ेगा क्या? ऑफिशियल वेबसाइट से लेगा? किसके ऑफिशियल वेबसाइट पे? कंपनी के कि आरओसी के? आरओसी का कोई फिजिकल वेबसाइट नहीं है, कंपनी अपने वेबसाइट पे एमओए रखती नहीं है। मैं सिर्फ जेन्युइन डाउट्स रख रहा हूँ आपके सामने। हाँ एमसीए, आप एमसीए मतलब कौन है? सरकार है, पॉकेट में काम करेगी क्या नहीं करेगी? तो अगर आपको किसी भी कंपनी का एमओए और एओए चाहिए तो आपको मिल सकता है। हाँ कैसे मिलेगा? आरओसी के जरिए। आरओसी को मैं कैसे एक्सेस करूंगा? एमसीए के जरिए। एमसीए को कितना पैसा देना पड़ेगा? 100 रुपीज देना पड़ेगा, उधर से मैं एमओए और एओए को डाउनलोड कर सकता हूँ। सर मतलब आप ऐसे बोल रहे हो कि अगर मैं थर्ड पार्टी हूँ तो मेरे को कंपनी के एमओए और एओए के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, डेफिनेटली होनी चाहिए। नहीं होगी तो इसका पूरा का पूरा भुगतान आप भुगतोगे। अपन कल और कल के परसों वाले सेक्शन के अंदर वो पढ़ेंगे, ठीक है? अभी तो ठीक है, कल तो संडे है, लेकिन परसों मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक और चीज़ मेरे को डिस्कस करना है, इनकॉर्पोरेशन के लिए कौन सा फॉर्म भरना है? इनकॉर्पोरेशन के लिए कौन सा फॉर्म है? पार्ट ए के जरिए कितना दिन तक अपन नाम रिजर्व रख सकते हैं? अच्छा, स्पाइस पार्ट ए प्लस पार्ट बी दोनों को एक साथ भर सकता हूँ क्या? नहीं भर सकते। अच्छा सिर्फ स्पाइस पार्ट ए भरा तो कितना उसका एप्लीकेशन फॉर्म है? फीस है 20 डेज के अंदर मेरे को कौन से फॉर्म्स भरने हैं? स्पाइस प्लस प्लस अजाइल प्रो के तहत कौन सा रजिस्ट्रेशन होता है? जीएसटी, बैंक अकाउंट, पैन, जो भी है सबका सब एंसिलरी रजिस्ट्रेशन हो जाता है। ये हम लोग एप्लीकेशन जब फाइल करते हैं तो फिर आरओसी के पास कितने ऑप्शन होते हैं? 2, इधर अप्रूव और मॉडिफाई। 2-3 बार मॉडिफाई करने के बाद भी बात नहीं सुना तो क्या करेंगे? जाओ कर। धन्यवाद।